हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और सब क्या हाल चाल है? ठीक है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और आज से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और साथ साथ बायोलॉजी तो चल ही रहा है, बायोलॉजी भी चलते रहेगा निरंतर, अपने टाइम से वीडियो उसका भी आता रहेगा। और आज से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें तो अभी हम मेन रूप से इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते चलेंगे। और जहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें आएगी वहाँ पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें को भी बताएंगे। ठीक है? जैसे कि नदी, इस इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले तो हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके टॉपिक के बारे में जान लीजिए कि भारत के बारे में थोड़ा परिचय करा देंगे। यहाँ पे भारत एक संपूर्ण परिचय। इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में देखेंगे, पठार के बारे में देखेंगे, मैदान के बारे में देखेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र यानी कि नदी के बारे में देखेंगे, झरना के बारे में देखेंगे, कई नदियों की कई सारी सहायक नदियाँ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, पवन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। और मेन रूप से अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो आपके सामने मानचित्र लगा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और इसी में जो है हमारा देश भारत यहाँ पर है। इसकी स्थिति क्या है, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा करने से पहले, भारत की ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे दो चार पाँच पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। ज्योग्राफी जो है इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग जो है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, इसका जो प्रयोग जो है सर्वप्रथम, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है एक ग्रीक के विद्वान थे। ग्रीक के क्या थे? विद्वान थे। और इनका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नामक एक विद्वान थे, और ये कहाँ के थे? ग्रीक के विद्वान थे। ठीक है? तो ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रयोग जो है सबसे पहले इरेटोस्थनीज नामक विद्वान ने ही किया था। इसलिए जो है ज्योग्राफी के पिता जो है इन्हीं को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है हिकेटियस को भी ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भी ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। तो इनको ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस को क्यों कहा जाता है? तो हिकेटियस साहब जो हैं ये एक पुस्तक लिखे थे, और इनके पुस्तक का नाम था पीरियड्स। इनके पुस्तक का नाम क्या था? पीरियड्स। और इसी पुस्तक में जो है इन्होंने पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध वर्णन किया था। पहली बार क्या किया था इन्होंने? पृथ्वी का मतलब ये जो संपूर्ण पृथ्वी जो है, इस संपूर्ण पृथ्वी का जो है क्रमबद्ध वर्णन कौन किए थे? हिकेटियस किए थे अपने पीरियड्स नामक पुस्तक में। इसलिए जो है कुछ विद्वान हिकेटियस को ज्योग्राफी के पिता मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी के पिता मानते हैं। ठीक है यहां तक? इसके बाद ज्योग्राफी शब्द जो है, ज्योग्राफी शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन शब्द से? जियो प्लस ग्राफो। ये ग्रीक शब्द है, दोनों के दोनों कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। दो ग्रीक शब्द से मिलकर के ज्योग्राफी बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। ठीक है? और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, पृथ्वी और वर्णन। अगर ये दो ग्रीक शब्दों को मिला दे, जियो प्लस ग्राफो, तो यही दोनों शब्द से मिलकर जो है ज्योग्राफी बना है। तो ज्योग्राफी का मतलब ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन, ये कह सकते हैं सीधी सी स्पष्ट भाषा में, है कि नहीं? तो इस पूरे ज्योग्राफी में हम लोग को पृथ्वी के वर्णन के बारे में ही देखना है। ठीक है? जब हम इस पृथ्वी के वर्णन के बारे में देखेंगे, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का मानचित्र लगा हुआ है, इसको आप लोग गौर से देखिएगा। सबके पास एक एक मानचित्र होना चाहिए। तो गौर से देखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी जो है, ये नीला नीला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये जल है।
तो संपूर्ण पृथ्वी का जो है 71% भाग जो है ये जल से ढका हुआ है। किसी से ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। कितना प्रतिशत? 71%। और बच गया कितना? तो 29 हाँ लगभग 29% जो है स्थल है। ठीक है, 29% स्थल है और लगभग 71% भाग जल से भरा हुआ है। तो जो स्थल जो है और जल है, तो ये स्थल जो है ये संपूर्ण स्थल को जो है महादेश में बांटा गया है और कुल महादेशों की संख्या कितनी है? 7। एक भाषा में कह सकते हैं एक लाइन में कि संपूर्ण पृथ्वी को 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। ठीक है, 7 महादेश, 7 महादेशों में बांटा गया है संपूर्ण पृथ्वी को। ठीक, उस महादेश के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के देश आते हैं, जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, फिर अफ्रीका के अंतर्गत भी है, रूस के अंतर्गत भी कई सारे देश हैं। मतलब इस तरीका से कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 7 देशों में, 7 महादेशों में बांटा गया है। ठीक, तो वो 7 महादेश कौन कौन है उसको देख लेते हैं। 7 महादेश, 7 महादेश में बांटा गया है संपूर्ण स्थल को, 7 महादेश में बांटा गया है। तो 7 महादेश को देखेंगे अगर क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा महादेश है एशिया। कौन है? एशिया। एशिया, इसका एक ट्रिक है याद करने का, 7 महादेशों को याद करने का ट्रिक है ए अफीम, क्या है? ए अफीम नासा, ए अफीम नासा आंटी, ए अफीम नासा आंटी आरोप लिया, आरोप लिया। ये क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में ए अफीम नासा आंटी आरोप लिया। 7 महादेशों को याद करने का ट्रिक, ए से हो जाएगा आपका एशिया, ए से क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, ए से एशिया। अफीम से हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका महादेश। 2 नंबर पर एन ए से हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ बोले तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और एस ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ बोले तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आंटी, आंटी से हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो गया। आरोप से हो गया यूरोप, आरोप से यूरोप, और लिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। जब ये क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम है तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, और सबसे पहले कौन आ रहा है? एशिया। तो ये कह सकते हैं कि जितने 7 महादेश में जो है संपूर्ण पृथ्वी को बांटा गया है और 5 महासागर में, तो महादेश की दृष्टि में सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, सबसे बड़ा महादेश एशिया। और वहीं सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 को याद रखना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में याद रखना है। ए अफीम नासा आंटी आरोप लिया, ये ट्रिक है। ए अफीम नासा आंटी आरोप लिया। जानते हैं ये अफीम एक नशीला पदार्थ है, तो अफीम के बाद नासा लगा दीजिएगा। और कोई नशीला पदार्थ सेवन करेगा तो उसकी, जो बच्चा कोई अगर नशीला पदार्थ सेवन करता है तो उसकी मम्मी जो है, यानी कि उसकी आंटी कह सकते हैं, वो आरोप लगाएगी ही। ठीक है, तो ए अफीम नासा आंटी आरोप लिया, इस तरीका से याद कर सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 को याद रखना है। अब ये 7 जो महादेश हैं, 7 महादेश है, उसमें से एक चीज और यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि इसमें से 6 महादेश पर जो है मानव निवास करता है, 6 महादेश पर जो है मानव निवास करता है। और एक महादेश है अंटार्कटिका, यहां पर जो है मानव निवास नहीं करता है। मानव निवास क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहां पर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ से ये ढका हुआ है। ठीक है, तो अंटार्कटिका महादेश पर जो है मानव निवास नहीं करता है। तो जब यहां पर मानव निवास करता नहीं है तो यहां पर बना हुआ क्या है? तो यहां पर जो है अंटार्कटिका महादेश में जो है, यहां पर जो है कई देश जो है मिलकर के, जैसे कि विश्व के लगभग सारे देश मिलकर के जो है अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं, अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं। कहां? अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है विश्व के सारे देश जो है अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं। तो वहां पर जब विश्व के सारे देश अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं तो स्वाभाविक है जब भारत भी अपना अनुसंधान केंद्र खोला होगा तो भारत का जो अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका पर वो है भारती, उसका नाम है भारती है, मैत्री है,
भारती और मैत्री, ये सब जो है अनुसंधान केंद्र भारत भी जो है अपना खोल रखा है। कहाँ? अंटार्कटिका महादेश पर। ठीक है, तो ये 7 महादेश देख लिए। 7 महादेश के बाद 5 महासागर में भी है, 5 महासागर में भी बांटा गया है। अब 5 महासागर को देख लेते हैं। इसके बाद ये 7 महादेश को याद रखना है। पांच महासागर, इसको भी क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में याद रखेंगे। तो इसको याद रखने का ट्रिक है पैसा। पैसा क्या? पैसा, PAISA, पैसा। पैसा से बोले तो पी से अगर बोले तो पी का मतलब ये हो जाएगा क्या? तो पी का मतलब हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, पी का मतलब क्या हो गया? प्रशांत महासागर। ठीक है, पी। ए से हो जाएगा अटलांटिक। ए से क्या हो जाएगा? अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ए से क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। आई से क्या हो जाएगा? इंडियन। ई से इंडिया होता है ना, इंडिया, इंडिया, तो इंडियन ओशियन होता है, उसको हिंदी में लिखेंगे तो हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। आई से इंडिया होता है ना, तो उसको हिंदी कर देंगे तो हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, एस से होता है दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर यानी कि साउथ एशियन। एस से साउथ एशियन यानी कि दक्षिणी सागर। ठीक है, और दक्षिणी सागर को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। नहीं, अटलांटिक नहीं है, अटलांटिक तो यहां है ना, ए से अटलांटिक हो गया। इसको कहा जाता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका महासागर। किसको? दक्षिणी सागर को। ठीक, और ए हो गया, ए से हो जाएगा आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 5 महासागर में जो बांटा गया 5 महासागर है, वो महासागर कौन कौन है? प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, ए से, आई से इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, एस से साउथ ओशियन यानी कि दक्षिणी सागर या अंटार्कटिका महासागर, दक्षिणी सागर या अंटार्कटिका महासागर, और ए से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में ट्रिक के साथ है, ये भी याद रखना है। ठीक, अब 5 महासागर, ये 5 महासागर में तो बांट दिए। ठीक है, अब 5 महासागर में से एक आपको यहां पर दिख रहा है क्या? हिंद महासागर, हिंद महासागर दिख रहा है। तो ये जो हिंद महासागर है ये आपको यहां पर है, यहां पर है हिंद महासागर। यहां पर आप मैप में देखिएगा तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर जो है इसी के ऊपर देखिएगा, ऊपर बोले तो इसी के शीर्ष पर, हिंद महासागर के शीर्ष पर जो है, यहां पर जो है अपना प्यारा सा देश सोने की चिड़ैया भारत बसा हुआ है। भारत कहां पे? हिंद महासागर के शीर्ष पर जो है भारत है, अपना देश सोने की चिड़िया। तो ये कह सकते हैं कि भारत की स्थिति कहां है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति है। ठीक है, अब भारत के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी को तो 7 महादेश में बांट दिए, 5 महासागर में भी बांट दिए। 5 महासागर में जब 7 महादेश में बांटे थे तो एक था एशिया महादेश। ठीक है, एशिया महादेश था ये। तो एशिया महादेश में ही अपना देश क्या आता है? भारत आता है। किस महादेश में? एशिया महादेश में। और हिंद महासागर के शीर्ष पर है, देख रहे हैं, नीचे हिंद महासागर है और इसके ठीक ऊपर जो है भारत है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत है। अब हम भारत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारत, ये रेड वाला मार्कर लग रहा है, इसका इंक खत्म हो गया। भारत, भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आराम से एक एक लाइन को समझते चलना है, पढ़ते चलना है, कोई घबराहट नहीं। मैप के हिसाब से, मतलब मैप के थ्रू, मैप के द्वारा जो है हम एक एक चीजों को समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे। भारत, ये भारत जो है, भारत जो हमारा देश था इसका नाम भारत क्यों पड़ा? सबसे पहले भारत क्यों कहते हैं? तो भारत क्यों कहते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख ये मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है कई कबीला हुआ करता था। कई कबीला कह सकते हैं या जन कह सकते हैं। ठीक है, कई कबीला या जन मतलब कबीले के समूह बना करके लोग रहा करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में एक कबीला का नाम था भरत।
भरत कबीला, यानी कि या भरत जन कह सकते हैं, ठीक है, भरत जन। और इसी कबीला के नाम पर, इसी जन के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक तो ऋग्वेद में ये इसका जो है ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में एक ये उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर हम पुराणों के संदर्भ में बात करें तो पुराणों के संदर्भ में जो हम वायु पुराण एक पुराण है, 18 पुराण में से एक वायु पुराण है, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो वायु पुराण में जो है हमारा देश भारत का उल्लेख ये मिलता है कि उस टाइम क्या हुआ कि इस देश में एक राजा हुआ करता था दुष्यंत। उस राजा का क्या नाम था? दुष्यंत था, दुष्यंत। और इसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। इसकी पत्नी का क्या नाम था? शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला ये राजा हुआ करते थे और इन्हीं के बेटे का नाम था भरत। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? भरत था। और वो बच्चा इतना वीर था, इतना बहादुर था कि आजकल के बच्चे खिलौना के रूप में कौन चीज से खेलते हैं? मोबाइल से खेलते हैं, झुनझुन्ना से खेलते हैं, प्लास्टिक वाली गाड़ी से खेलते हैं, प्लास्टिक वाला खिलौना से खेलते हैं। लेकिन ये भरत इनका जो बेटा था इतना वीर था, इतना बलवान था कि ये शेर के बच्चा के साथ खेलता था। सोच सकते हैं, शेर के बच्चों के साथ खेलता था, जंगल से शेर के बच्चों को पकड़ के लाता था और उस बच्चे का जो है दांत गिनता था मुंह खोल करके। समझ लीजिए कितना वो बहादुर और बलवान रहा होगा। तो हमें गर्व करने की बात यह है कि जो हमारा देश का नाम भारत ऐसे बहादुर के नाम पर पड़ा है, ऐसे वीर के नाम पर पड़ा है जो कि बचपन में शेर के बच्चों से खेला करता था और उसका दांत गिनना उसको जो है बहुत पसंद आता था, ठीक है। तो इन्हीं का बेटा जो था भरत था और इन्हीं के बेटे के नाम पर जो है हमारा देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है, भारत पड़ा, ठीक है। और एक और नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था, आर्यावर्त के नाम से भी हमारे देश को जाना जाता था। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में कई सैकड़ों साल पहले कह सकते हैं या मतलब प्राचीन काल में जो है यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ और आर्य आकर के जो है यहाँ पर निवास करने लगे, ठीक है। आर्य आकर के यहाँ अपने देश भारत में निवास करने लगे और इसी के कारण जो है इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ गया, ठीक है। एक उल्लेख ये मिलता है कि जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप जो था, जैसे कि अभी कितने महादेश में बांटे? 7 महादेश में बांटे ना द्वीप में, तो एक द्वीप था जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के दक्षिणी हिस्सा जम्बू द्वीप के दक्षिणी हिस्सा में ये स्थित होने के कारण जो है इसको जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। कालांतर काल में बात करें तो इसको जो है भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो हमारे देश भारत के कई सारे नाम हैं, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, कई सारे नाम का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें, हमारे संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है? तो संवैधानिक दृष्टि से देखें तो भारत को जो है एक संविधान में जो है इंडिया नाम का उल्लेख आता है, इंडिया और भारत, बस यही 2 नाम का उल्लेख है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त या भारतवर्ष ये सब का उल्लेख नहीं है। संविधान में सिर्फ और सिर्फ किसका? इंडिया और भारत का उल्लेख है, ठीक है। इतना चीज की जानकारी हो गई यहां से। अब यहां से हम आगे देखते हैं, एकदम 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं ना, भारत का परिचय भारत का परिचय कर लेते हैं। भारत के बारे में तो हम यहाँ पर ये चीज देखें कि है कहाँ पर, तो एशिया महादेश में है, हिंद महासागर के शीर्ष पर है। जब हम इस मैप को आप जब देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप को देखेंगे, तो यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से 0 डिग्री से। एक और चीज समझ लीजिए कि किसी भी मैप का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वह उत्तर दिशा को इंगित करता है, सबसे निचली जो भाग होता है ये दक्षिण दिशा को इंगित करता है, उसके इधर, इसके इधर बोले तो दाहिने वाला जो भाग होता है ये पूर्व दिशा को इंगित करता है और इसके इधर वाला जो भाग होता है ये पश्चिम दिशा को इंगित करता है, ठीक है। ऊपर वाला शीर्ष जो है ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया और इधर क्या हो गया? पश्चिम हो गया। और इसके बीच वाला, उत्तर और पूर्व के बीच वाला जो भाग होगा इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। पूरब और दक्षिण के बीच वाला जो भाग होगा इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम के बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे, उत्तर
पश्चिम बोलेंगे, और दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर वाले भाग को उत्तर बोलेंगे, नीचे वाले भाग को दक्षिण, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो जब हम इस मैप को देखेंगे तो यहां से जो है 0 डिग्री काल्पनिक रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ये गुजरती है। आप मैप में देखिएगा, अपने पास मैप खोल करके, तो आपको ये रेखा क्या आएगी? नजर आएगी। ये रेखा आपको नजर आएगी। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, आपको नहीं लग रहा है पूरा पृथ्वी को लगभग 20 बराबर भागों में बांटती है? देखने से तो लग रहा होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, है कि नहीं? ये देखने से नहीं लग रहा है कि ये पृथ्वी को जो है, संपूर्ण पृथ्वी को लगभग कह सकते हैं 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और ये 0 डिग्री जो रेखा है, यहां से जो गुजरती है, किधर से किधर? तो पश्चिम से पूरब कह सकते हैं या पूरब से पश्चिम कह सकते हैं। 0 डिग्री जो पूरब से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखा एक गुजरती है, ये पृथ्वी को 2 बीच बराबर भागों में बांटती है कि नहीं बांटती है? तो जब बांटती है तो इसको कह सकते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा कह सकते हैं या अक्षांश रेखा, दोनों जो है इसी रेखा का नाम है, ठीक है। जब आप इस रेखा यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब आप ऊपर जाइएगा, जब आप ऊपर जाइएगा यानी कि उत्तर की तरफ जाइएगा, तो जैसे ही भारत की जो ये है, यहां से भारत अपना देश शुरू होता है ना, तो जैसे ही आप ऊपर जाइएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है हमारा भारत देश का विस्तार है। कब? उत्तर की ओर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है। जैसे कि ये अपना देश रहा भारत, इसको यहां पर बताते हैं, ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा भारत, ठीक है, ये भारत रहा। तो ये था अपना क्या? भूमध्य रेखा ये था। और यहां से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यहां से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट जैसे कि यहां पर आएंगे तो ये अपना देश भारत को यहां पे टच करेगा, और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। और ऊपर जो है तो यहां जो है ऊपर यहां पर टच करके जो है समाप्त होगा। यही हम बताना चाह रहे थे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। ये क्या हुआ? अक्षांशीय विस्तार हुआ। तो ये कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, क्या? उत्तर अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। किसका? अपना देश भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। उसी तरीका से ये तो पूर्व से पश्चिम की तरफ था, उसी तरीका से उत्तर से दक्षिण की ओर भी एक रेखा आती है 0 डिग्री, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा जो है किसी भी महादेश का या किसी भी देश का समय निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। और यह अक्षांश रेखा जो है यह किसी भी देश की स्थिति को दर्शाता है, किसी भी देश की स्थिति को दर्शाता है। जितने भी विश्व के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश जो है अपने समय का जो निर्धारण है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही किए हैं, ग्रीनविच रेखा से ही किए हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये जो अपना देश भारत था ये तो उत्तर अक्षांश रेखा में बता दिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जो किसी भी देश के समय को दर्शाता है, यहीं से निर्धारित होता है, उसको भी आगे बताएंगे कैसे निर्धारित होता है। तो इसका कुछ ना कुछ ये भी विस्तार होगा, पश्चिमी और पूर्वी होगा कि नहीं होगा। जब हम उत्तरी और दक्षिणी जब विस्तार हम देखें अपने देश भारत का तो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार भी देखना होगा, है कि नहीं। तो यहां से देखेंगे, यहां से देशांतर रेखा के संदर्भ में देखेंगे, देशांतर रेखा के संदर्भ में देखेंगे तो देशांतर रेखा से ईस्ट साइड, देशांतर रेखा से ईस्ट साइड कौन सा भाग होगा? पूरब होगा। क्या होगा? पूरब। और इधर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिशा में बता दी। तो जैसे ही हम इससे इधर बढ़ेंगे तो 0 डिग्री से इधर ही बढ़ेंगे तो वह 1 डिग्री
2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री बढ़ते जाएंगे ना। जब हम उसी तरीका से बढ़ते जाएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पर जब हम पहुंचेंगे, यहां पर लिख देते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है कि नहीं। यहां पर था 37.6 से नहीं, हाँ 8 4 से 37.6 था, यहां पर है 68 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो जब हम इधर बढ़ेंगे, यानी कि जब हम इधर बढ़ेंगे तो जहां पर ये रेखा जो है, ये देशांतर रेखा टच करेगी, ये हो जाएगा कितना डिग्री पर, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो भारत का ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता चल गया। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 38 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसको हम एक जगह पर लिख देते हैं, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये अपना देश भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक। अब इससे आगे अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। स्थिति के बारे में पता चल गया। अब इसके आगे देखते हैं। ये था अपना 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा था, या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। जब आप 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाइएगा, तो यहां से भी एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। आप मैप में देखिएगा, यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो आप मैप में क्या करना है, आपको देखना है। ये रहा, गुजरी यहां से 23.5 डिग्री ऊपर जब जाइएगा उत्तर की ओर, तो यहां से भी एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा नाम है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है, यह जो है महादेश के विभिन्न देशों से होकर के गुजरती है, और हमारे देश भारत से भी होकर के गुजरती है। देख रहे होंगे, जब आपको यहाँ पर भारत देश नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा भी समझ रहे होंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि कर्क रेखा जो गुजर रहा है, ये भारत देश के बीचों बीच होकर के गुजर रहा है, बीचों बीच, बीच से होकर के गुजर रहा है। और जब बीच से होकर के जब गुजरेगा, तो इतना भी तो ध्यान होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो भारत देश में जैसे ही बीच से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ राज्यों को पार करेगा ना भाई, कुछ ना कुछ स्टेट से होकर के गुजरेगा। तो वो स्टेट कौन है, उसको याद करना है। और ये कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, यहां से ये भी आप सोच करके बता सकते हैं, जब ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है, तो यहां पे नहीं लग रहा है कि भारत को 2 भाग में बांट रहा है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, बांट रहा है। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो वो है कौन, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा कई सारे देशों से होकर के गुजरती है, देश वाला ट्रिक बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहां पर भारत के संदर्भ में बात करते हैं। तो भारत से जैसे ही अगर हम इधर से ले, तो इधर कौन सा दिशा था, पश्चिम से पूर्व था, पश्चिम से पूर्व था। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो कर्क रेखा भारत के कई सारे राज्यों से होकर के गुजरती है, और वो राज्य को याद करने का ट्रिक है गरम, छाछ, पी, तृप्ति, मिलेगी। ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपको कर्मबद्ध, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे राज्यों को पार होकर के गुजरेगी वैसे वैसे याद हो जाएगा। ये ऐसा ट्रिक पर सेट किया हुआ है। तो वो ट्रिक है गरम, छाछ, छाछ किसको कहते हैं, तो छाछ लस्सी को कहते हैं, गरम, छाछ, पी, तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति ऐसी ना होगा जी, यहां पे नहीं हटा ना, तृप्ति, इसको और थोड़ा इधर कर देते हैं, तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। अब गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी, इसका ट्रिक क्या है,
तो ग से क्या हो जाएगा, गुजरात। ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, र से हो जाएगा राजस्थान। आप लोग लिख लीजिएगा, र से हो जाएगा राजस्थान। म से क्या हो जाएगा, तो राजस्थान के बाद किस स्टेट में प्रवेश करेगी, तो म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, एमपी हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। गरम छाछ भी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, अब छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, सीजी, छत्तीसगढ़। और झ से छत्तीसगढ़ के बाद कहां जाएगी, तो झारखंड में। झ से झारखंड, झारखंड, जेएच, झारखंड। पी से पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम बंगाल। और तृप्ति, तो त्रिपुरा, तृप्ति से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और मिलेगी, तो मिलेगी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच तो होकर के गुजरती ही है और भारत को 2 भागों में बांटती है, लगभग उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। लगभग क्या, गुजरती ही 8 राज्य से। और वो 8 राज्य कौन है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम राज्य को क्रमबद्ध तरीके से याद करें तो इसको याद करने के लिए गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। छाछ लस्सी को कहते हैं, मट्ठा को कहते हैं देहाती भाषा में। तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, तृप्ति से त्रिपुरा और मिलेगी से मिजोरम। तो इस तरीका से याद कर सकते हैं। तो जब हम पश्चिम से पूरब की ओर हम याद कर लिए तो पूरब से पश्चिम की ओर याद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब ये ट्रिक हमें याद रहेगा तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अगर एक ट्रिक याद रहता है तो आप याद कर सकते हैं। कर्क रेखा के संदर्भ में इतना बताएं। जब कर्क रेखा को हम देख रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं ना होगा, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि कर्क रेखा ये रहा अपना देश भारत। यहां पे है 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा, यही है आपका कर्क रेखा। यही है आपका क्या, कर्क रेखा है, यही है आपका कर्क रेखा। देख रहे हैं ये 8 राज्य से गुजर रही है। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, यहां पर देखिए राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। अगर हम कर्क रेखा के संदर्भ में बात करें तो ये तो 2 भाग में बांट ही रहा है। तो कर्क रेखा से उत्तर वाला राज्य कौन कौन है और कर्क रेखा से दक्षिण वाला राज्य कौन कौन है, ये भी याद रखना जरूरी है। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं और पूछ सकता है कि कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है, और वहां पर एगो इसमें से दे देगा और 3 गो इसमें से दे देगा, दक्षिण भारत में से दे देगा और आप फंस जाइएगा। तो आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन राज्य है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये हो गया। उसके बाद हमारा बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल से तो गुजरता ही है, उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद मेघालय है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारे जो स्टेट है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, ये कम से कम ये पूर्वोत्तर भारत को तो याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत में से जो है ये 7 सिस्टर्स जो राज्य है इसमें से केवल 2 ही राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, और ये दोनों को छोड़कर बाद बाकी जो है ऊपर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर है। उसी प्रकार कर्क रेखा से दक्षिण, कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ भी तो राज्य होंगे। तो दक्षिण भारत में कौन कौन राज्य है, जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश से तो गुजरता ही है, जिससे गुजरता है उसको नहीं लेना है, उससे तो गुजर ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद देखिएगा तो तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। तो ये सब जो राज्य है ये कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में स्थित है, और ये सब जो राज्य थे ये कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। तो मैप को जब आप देखिए तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और कौन सा राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और साथ ही साथ कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है उसको जो है सीरीज, या तो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सीरीज बाय सीरीज याद रहना चाहिए। तो ठीक है, आज इतना तक ही। इससे अगर आगे चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। और इससे आगे कर्क रेखा के बाद जो है ये ऊपर वाला क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।